Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow. गाजियाबाद के खोड़ा में हुए सूर्या हत्याकांड के आरोपी असद के एनकाउंटर के बाद मच्छरों की चर्चा बहुत तेज है। वही मच्छर जो इंसानों का खून चूसते हैं और बीमारी फैलाते हैं। अपराधी भी ऐसे ही मच्छर हैं जो अपनी हरकतों से समाज का सिर्फ नुकसान ही करते हैं। असद के एनकाउंटर के बाद अब खोड़ा में ऐसे मच्छर रूपी अपराधियों के खिलाफ बड़ी मुहिम शुरू कर दी गई है, जिससे उनमें खौफ फैला हुआ है। अब तो मच्छर क्रिमिनल खुलेआम सीएम योगी आदित्यनाथ से माफी मांग रहे हैं। आखिर यह कौन सी मुहिम है जिससे यह अपराधी घबराए हुए हैं? देखिए इस रिपोर्ट। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। मैंने लिखा है योगी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं भविष्य में कोई अपराध नहीं करूंगा और शपथ लेता हूँ। अब एनकाउंटर का डर लग रहा है? हाँ जी है? हाँ जी। क्या लग रहा है बताओ? कुछ गलती करेंगे तो एनकाउंटर हो जाएगा जी हमारा। एनकाउंटर का डर है कहीं? हाँ डर है जी, बहुत डर है जी। किस चीज का? इसी का ही एनकाउंटर का। नहीं करेंगे कभी बुरा काम। हाथों में माफी की तख्ती लिए एनकाउंटर के डर से कांप रहे ये वो अपराधी मच्छर हैं जिन्होंने खोड़ा के लोगों का जीना मुश्किल कर रखा था, लेकिन अब ये अपने अपराध से तौबा कर रहे हैं। कह रहे हैं योगी जी हमें माफ कर दो, अब अपराध नहीं करेंगे। योगी जी हम कानून का पालन करेंगे। देखिए इनको बुलाया गया है और इनसे शपथ दिलवाई जा रही है, नहीं तो पुलिस अपने तरीके से निपटेगी। ये देखिए ये जो जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं और ये देखिए ये पर्चे, ये जो पर्चा इनका लिखा हुआ हाथ में लिए हुए हैं, किस किस अपराध संख्या और क्या इन्होंने शपथ लिया है। देखिए मुझे क्षमा करें, अब मैं अपराध नहीं करता हूं, ना ही भविष्य में अपराध करूंगा। तो ये पर्चा लिखवाया जा रहा है एक वार्निंग के तौर पर, एक अलर्ट है। अगर इसके बाद भी नहीं सुधरे तो पुलिस अपने तरीके से सुधारेगी। खोड़ा में बकरीद के दिन हुई सूर्या की हत्या के बाद से योगी फोर्स लगातार एक्शन में है। पहले असद का एनकाउंटर हुआ, फिर उसके घर बुलडोजर एक्शन की डेट फिक्स हो गई। अब खोड़ा के अपराधियों की परेड हो रही है। इन लोगों पर हत्या के केस दर्ज हैं, चोरी लूट छिनैती के मामले दर्ज हैं, हिंसा फैलाने और बलवा के केस हैं, मादक पदार्थों की तस्करी के मामले हैं, आर्म्स एक्ट के केस भी इन पर लगे हुए हैं। अब ये सब रडार पर हैं। इनका पूरा कच्चा चिट्ठा खंगाला जा रहा है और चेतावनी दी जा रही है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अपराध के बारे में सोचोगे तो असद वाले इलाज के लिए तैयार रहना। तो आज इनका इसी क्रम में सत्यापन हो रहा है, इनकी सारी गतिविधियों की निगरानी की जा रही है। ये क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन इनके संबंधी हैं, जानने वाले, इन सारी चीज़ों की डिटेल पुलिस नोट कर रही है और इनको हिदायत दी जा रही है कि भविष्य में किसी भी प्रकार के अपराध से बचे, नहीं तो कार्रवाई बहुत कठोरतम होगी। योगी फोर्स का ये अभियान अब 3 दिनों तक चलने वाला है। खोड़ा के 600 अपराधी पुलिस के रडार पर हैं। 14 हिस्ट्री शीटरों का सत्यापन हो रहा है। 3 एसीपी और 5 थाना प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई है। हर एसीपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है। अभियान के पहले ही दिन खोड़ा को छावनी बना दिया गया। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी देख खोड़ा के अपराधियों की तो तिरपन ही कांप गई। पुलिस के साथ राजस्व विभाग की टीम और डॉग स्क्वाड भी मौके पर मौजूद रहा। अपराधियों के घरों की मेटल डिटेक्टर से जांच की गई। नक्शे के आधार पर ड्रोन की मदद से क्षेत्र में स्थित मकानों का सर्वे भी किया जा रहा है। कुछ ऐसे अपराधी जो कि बेहद सक्रिय हैं और जघन्य अपराध उनके द्वारा पूर्व में किए गए हैं, तो ऐसे अपराधियों की एक सूची हम लोगों के द्वारा तैयार की गई है और उसी सूची के आधार पे हम लोग अपराधियों को चिन्हित करके कार्रवाई इंश्योर कराएंगे। खोड़ा का हर अपराधी और हिस्ट्री शीटर अब पुलिस के रडार पर है। सबका इतिहास भूगोल खंगाला जा रहा है। खोड़ा में चल रही अपराध मुक्ति की इस परेड को लेकर लोगों का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। अच्छा, नहीं हिस्ट्री शीटर्स भी बताया जा रहा है कि 14 यहाँ बहुत कुख्यात हिस्ट्री शीटर उत्तर प्रदेश के यहाँ पे। अगर हिस्ट्री शीटर यहाँ पे हैं तो कानून अपना काम कर रही है। कानून उनको हर महीने बुलाती है, कानून बुला के। नहीं नए बता रहे हैं, वो तो पुराने जो पाबंद नए हैं तो पुलिस फोर्स किस लिए है? पुलिस प्रशासन के लिए है। पुलिस मतलब आप ये कार्रवाई उचित मान रहे हैं? बिल्कुल उचित हो रही है। योगी फोर्स असद का फाइनल हिसाब कर चुकी है। अब उन सारे असद का नंबर लगने वाला है।
जो कानून व्यवस्था को चुनौती देने की हिमाकत करते हैं, क्योंकि सीएम योगी का एक ही लक्ष्य है, अपराध मुक्त यूपी, और वो होकर रहेगा। खोड़ा में हो रहा एक्शन इसकी गवाही दे रहा है। अनुराग मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गाजियाबाद का खोड़ा सिर्फ हिस्ट्री शीटर या अपराधियों से ही मुक्त नहीं होगा, बल्कि कट्टरता से भी मुक्ति दिलाने की तैयारी है। गाजियाबाद की यह कॉलोनी पिछले कुछ सालों में कट्टरता की हब बन गई थी। अवैध मस्जिद और मदरसे यहां पर चल रहे थे, जहां कट्टरता की क्लास लगती थी। लेकिन अब इन मदरसों पर पुलिस ने योगी ब्रांड ताला लगा दिया है। गोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया। यूपी में योगी फोर्स की बुलेट बदमाशों को सुधार रही तो कट्टरता के नए नए अड्डे की सफाई भी कर रही। जिस कॉलोनी में बकरीद पर हिंदू की हत्या की गई, उस खोड़ा कॉलोनी के शुद्धिकरण का अभियान शुरू हो गया है। मदरसा रहमानिया सी मासूमुल उलूक मदरसा चौकी खोड़ा गांव गाजियाबाद गैर मान्यता प्राप्त ऑब्लिक अवैध है। मदरसा सुल्तान रहीम भी सी सुल्तान अलाफरीन मदरसा जो है, इस पर भी नोटिस चस्पा किया गया है और ये सील कर दिया गया है। यहाँ अगर कैमरा जर्नलिस्ट अजय आपको दिखाएं तो ये सील लगा दी गई है। गाजियाबाद के खोड़ा में सालों से चल रहे इन मदरसों को सील कर दिया गया। वजह अवैध तरीके से मियां भाई 3-3 मदरसे चला रहे थे। ये मदरसे न तो सरकार से मान्यता प्राप्त थे, न ही रिहायशी इलाके में चलाने की अनुमति ली गई। इतना ही नहीं, इन मदरसों का निर्माण भी अवैध तरीके से किए जाने का शक है। खोड़ा कॉलोनी में एक एक अवैध निर्माण को चिन्हित किया जा रहा है। प्रशासन की टीम आरएएफ और पुलिस के साथ जब मदरसा रहमानिया को सील करने पहुंची तो भाईजान की भीड़ इकट्ठा हो गई। मदरसा छोड़कर मदरसा संचालक गायब हो गया। इसके बाद इसे सील कर दिया गया। ये सील लगा दिया गया है। ये देखिए, ये ताले पर यहाँ पर ये मुहर लगा दी गई है और ये नोटिस यहाँ चस्पा कर दिया गया है कि जो वक्फ निवेशक गाजियाबाद के द्वारा ये कहा गया है, इनको प्रस्तुत होकर अपने पक्ष में अगर ये अनापत्ति प्रमाण पत्र हैं या जो भी दस्तावेज जरूरी हैं, अगर वो हैं तो वो प्रस्तुत करें। इस इमारत को बनाने में न तो फायर सेफ्टी का ध्यान रखा गया, न ही बिजली विभाग से एनओसी ली गई। मदरसे को सील करने के साथ ही इसकी बिजली भी काट दी गई। अगर 7 दिनों के अंदर मियां भाई ने दस्तावेज पेश नहीं किया तो फिर बुलडोजर भी आएगा। जो कमेटी के मेंबर हैं जिम्मेदार, वो जाएंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। ये सब है, उस पे होंगे जो जिम्मेदार है ना, इनके जिम्मेदार। तो क्यों सील किया गया ये अगर इलीगल? अब ये पता नहीं है, तो इन्हें पता होगा। कागजात है मदरसे के, जो भी है वो जिनके पास है वो सब सबमिट करेंगे। बिजली हमारी लाई हुई, कब्रिस्तान हमारे लाए हुए, शमशान हमने दिया। क्या दिया इन्होंने? आज ये माहौल खराब कर रहे हैं। ये सुल्तान रहीम मदरसा ये भी अवैध तरीके से चल रहा था। अब इस पर भी योगी फोर्स ने मजबूत ताला लगा दिया। खोड़ा में 28 अवैध इमारतों की पहचान हुई, जिनमें सील किए गए 3 मदरसे भी शामिल। अब खोड़ा कॉलोनी न ही हिस्ट्री शीटर्स के लिए सेफ अड्डा रहा और न ही कट्टरपंथियों का पनाहगाह। लेकिन अवैध मदरसों के बंद होने से कुछ लोग बेचैन जरूर हैं। पिछले 20 सालों से खोड़ा की डेमोग्राफी को तेजी से बदलने की कोशिश की गई है। खोड़ा में मस्जिद और मदरसों के नाम पर अतिक्रमण भी किया गया। खोड़ा में मस्जिदों के कई ब्रांच खोल दिए गए। नूरानी मस्जिद, अजमेरी मस्जिद, गौसिया मस्जिद, गड्ढे वाली मस्जिद, रहमानिया मस्जिद और इलाही मस्जिद। सूर्या हत्याकांड के बाद अब योगी की पुलिस अवैध मदरसों को सील कर रही है। इसके बाद बारी आएगी अवैध मस्जिदों और घरों की। मतलब खोड़ा का शुद्धिकरण तो होकर रहेगा। गाजियाबाद से अनुराग मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खोड़ा में योगी फोर्स कट्टरपंथियों को सबक सिखा रही है तो आजमगढ़ से लेकर कासगंज तक यूपी एटीएस देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ मिशन छिड़े हुए हैं। एटीएस ने मुनीर के 2 शेखों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ में
चौंकाने वाले खुलासे हुए और जो हथियार बरामद हुए हैं वो बड़ी प्लानिंग के सबूत पेश कर रहे हैं। वह पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश के भी टच में था। शहबाज सिद्दीकी उनकी फंडिंग से यहां पर अपना आतंकी नेटवर्क तैयार कर रहा था। दुकान ही तो रहता था, बस कहीं इधर उधर नहीं जाना उन्होंने। इस झोपड़ी में शहबाज सिद्दीकी रहते थे। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये दो इमारतें महज इमारतें नहीं बल्कि आतंक का अड्डा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी इमारत कितनी बड़ी है या कितनी छोटी, पक्की है या कच्ची, लेकिन यह आतंक की वो चार दीवारी है जिनके भीतर तैयार हो रही थी बहुत बड़ी देश विरोधी साजिश। यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी मुनीर के दो शेखों को यूपी के दो अलग अलग जिलों से दबोचा है। एक की गिरफ्तारी आजमगढ़ से हुई तो दूसरा कासगंज से शिकंजे में आया। आजमगढ़ से पकड़े गए आतंकी का नाम है मोहम्मद शेख। कासगंज से गिरफ्तार आतंकी का नाम शहबाज सिद्दीकी। ये दोनों आरोपी हिंद के खिलाफ साजिश रच रहे थे, वो भी भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के साथ मिलकर। लेकिन योगी के यूपी में जांच एजेंसियों ने इनकी कमर तोड़ कर रख दी। देश की रक्षा करने के लिए आज ब्रह्मोस मिसाइल यूपी के अंदर बन रही है और यही ब्रह्मोस मिसाइल जब भारत का बहादुर जवान दुश्मन की छाती पर दागता है वह पाकिस्तान चिल्ला उठता है कि बचाओ बचाओ की आवाज लगाता है। यूपी एटीएस ने मोहम्मद शेख को 9mm पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस के साथ इसी दुकान से गिरफ्तार किया है जहां बैठकर उसके पिता उसे बेगुनाह करार दे रहे हैं। लड़का मेरा यहीं रहता है, दुकान देखता है, कहीं ना उसका जाना ना आना, किसी से कोई मतलब ही नहीं जो है। तो मैं कैसे मान लूँ कि जो है इतना बड़ा आतंकवादी या जो है वो हो जाएगा। सोचिए, हार्डवेयर की दुकान पर बैठने वाला सामान्य सा युवक कितनी बड़ी साजिश रच रहा था और इसके कानों कान किसी को खबर तक नहीं थी। मैं वही मौजूद हूँ जहाँ पर वो खुदापुर स्थित अपनी हार्डवेयर की दुकान पर बैठता और पारिवारिक कारोबार में हाथ बटाता था। वहीं कुछ ही दूरी पर इसका घर भी है जिस पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप रहे। उसे एसटीएफ ने गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए ले गई। एटीएस को जांच में पता चला है कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी आतंकियों के साथ संपर्क में था। वो जल्द किसी राजनीतिक नेता की हत्या की तैयारी कर रहा था। इतना ही नहीं, आतंकी मोहम्मद शेख देश के दूसरे युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ने का प्रयास भी कर रहा था। यानी भारत में जगह जगह स्लीपर सेल खड़े करने की तैयारी से पहले ही उनका अंत कर दिया गया। पाकिस्तान बाप बाप कहकर के चिल्ला पड़ता है। कासगंज से पिछले दिनों गिरफ्तार मुनीर के एक और चेले शहबाज सिद्दीकी ने भी कई खौफनाक खुलासे किए हैं। शहबाज ने बताया कि वो जैश मोहम्मद से जुड़ा था और देश में फिदायीन हमला करने को तैयार था। बस उसको जैश आतंकी के इशारे का इंतजार था। एटीएस को आरोपी के मोबाइल से इससे जुड़े सबूत भी मिले। इस झोपड़ी में शहबाज सिद्दीकी रहते थे। देखिए साहब, कमाना मजदूरी करते थे, बता रहे हैं इनके घर वाले, यहाँ मजदूरी करते थे। और देखिए अंदर कुछ सामान भी नहीं है इस घर के अंदर। शहबाज सिद्दीकी पुलवामा हमले से जुड़े जैश के आतंकियों के सीधे संपर्क में था। 2019 पुलवामा आतंकी हमले को लेकर आतंकी उमर और शहबाज के बीच चैट हुई थी। उमर ने शहबाज से कहा था कि आज तुम्हारे देश में ब्लैक डे होगा और हमारे पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही हैं। जांच एजेंसियों ने सबूत जुटाए, लेकिन शहबाज के घर वाले अपनी ढपली बजा रहे हैं। बहुत सीधा मेरा बच्चा, बहुत इतना कोई बच्चे मेरे सीधे ना, सबसे अच्छा, और न कोई है कुछ नवा के अंदर। ग्लास फैक्ट्री में काम करने वाला एक मजदूर असल में फिदायीन हमले को तैयार बैठा था। ये खुलासा जितना चौंकाने वाला है उतना ही डराने वाला भी, क्योंकि पता चला है कि शहबाज के संपर्क में कुछ और लोग भी थे जिनकी जानकारी एटीएस खंगाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुंबई में एक एक्शन बांद्रा में हुआ था जहां पथराव लाठीचार्ज के बीच 2 अवैध मस्जिदों को ढाया गया। अब उसके कुछ ही दिन के बाद मुंबई के एक दूसरे इलाके से एक अवैध दरगाह को ढहाने जब बुलडोजर वहां पर पहुंचा तो सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए। फिर बुलडोजर ने रोकी अवैध दरगाह की बरकत। दशकों पहले एक खाली जमीन देखकर एक दरगाह बना दी गई।
हजरत सैयद बरकत अली शाह पीर बाबा। जंगलों से घिरा हुआ इलाका है, खाली ये जगह थी और इसी जंगलों में एक ये जो दरगाह है इसको बना दिया गया, अनाधिकृत तरीके से बनाया गया। बीएमसी के जो कर्मचारी हैं एक एक करके हिस्सा जो तोड़ रहे हैं वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर मुंबई के कोने कोने से अवैध कब्जा खत्म हो जाएगा। न अवैध मस्जिदें बचेंगी और न ही अवैध दरगाहें। ये मैसेज बीएमसी प्रशासन ने बीते महीने ही बांद्रा में दे दिया था, जब रेलवे की जमीन के पास 2 अवैध मस्जिदों को भारी विरोध के बावजूद बुलडोजर ने गिरा दिया था। अब एक बार फिर बीएमसी ने कड़ी सुरक्षा और भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच आरे कॉलोनी में अवैध तरीके से बनाई गई दरगाह को जमींदोज कर दिया। बहुत छोटी दरगाह इसको बनाया गया था और धीरे धीरे अतिक्रमण कर इसको एक पूरा इतना बड़ा स्ट्रक्चर का स्वरूप दे दिया गया। बॉर्डर लाइन अगर आप देखें इस पूरी स्ट्रक्चर की जरा देखिए, आपको एक कितना बड़ा प्लॉट यहाँ पर कब्जा किया हुआ था, सरकारी जमीन यहाँ पर आर्य प्रशासन की, उसको जो एक धर्म के नाम पर एक स्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा किया गया और उसके बाद एक बड़ी दरगाह यहाँ पर क्रिएट कर दी गई। जिस दरगाह को ढाया गया वो आर्य कॉलोनी में बनी थी। नाम था हजरत सैयद बरकत अली शाह पीर बाबा दरगाह। ये दरगाह 7 दशकों से यहाँ मौजूद थी, घने जंगल के बीच। जब इसे बनाया गया ना यहाँ आबादी थी ना ही कोई आता जाता था। इसी का फायदा उठाकर अतिक्रमणकारियों ने दरगाह बना दी। ऐसे में प्रशासन ने कानूनी दस्तावेज मांगने वाला नोटिस जारी किया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो बुलडोजर अपने काम पर लग गया और बुलडोजर ने अवैध दरगाह की बरकत रोक दी। कि ये शासकीय वसाहत पर अतिक्रमण किया हुआ था, कि जिन लोगों ने किया हुआ था उन लोगों की वो जगह नहीं थी। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने इस दरगाह को यहां से हटाने के लिए करीब 2 महीने दौरा भी किया था और प्रशासन से ढहाने का आग्रह कर एक चिट्ठी लिखी थी। इस दरगाह को 9 साल पहले 2017 में भी ढहाया गया था, लेकिन अगले ही साल कट्टरपंथियों ने इसे फिर से बना दिया। ये दरगाह आरे पुलिस स्टेशन से महज 400 मीटर की दूरी पर महाराष्ट्र सरकार की डेयरी विकास परियोजना की जमीन पर बनाई गई थी, लेकिन बुलडोजर आया और इसका एक एक हिस्सा टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। ग्रिल, टीन शेड, दरवाजे, चौखट सब उखाड़ दिए। जो स्ट्रक्चर की आप देखिए टिन शेड है, इधर से ये जो ग्रिल है हरे कलर की पूरी हरे कलर की ग्रिल आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये इसको धर्म के तौर पर इसको जिसे ट्रीट किया जा रहा था, यहाँ पे इन्होंने बाकायदा कलावा वगैरह इस पे बांधा हुआ है। ये पूरा वो स्ट्रक्चर है जिसको यहाँ पर तोड़ा गया है। इस डेमोलिशन ड्राइव के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के साथ इस बात का भी खास ख्याल रखा कि यहाँ बांद्रा जैसे हालात दोबारा न बने। तो सामने पुलिस ने रोड पूरी ब्लॉक कर दी है, एक बड़ी गाड़ी वहां पे खड़ी कर दी गई है और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, पुरुष और महिला दोनों सुरक्षा बल। इसके अलावा इमरजेंसी रिस्पांस मोबाइल सर्विलेंस कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर उसकी गाड़ी यहाँ पर उसको खड़ा किया गया है। राइट हैंड साइड में मैं आपको दिखाऊंगा, आपको लोकल पुलिस स्टेशन की जो भीड़ है जो पुलिस वाले हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन राइट हैंड साइड पर आपको जो अतिरिक्त सुरक्षा बल है वो भी देखने के लिए मिलेगा। हालांकि एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने अवैध निर्माण के खिलाफ इस कार्रवाई को सांप्रदायिक रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आप कानून के ऊपर जाके खाली मुसलमान के धार्मिक स्थल को तोड़ेंगे। एक 70 साल से ज्यादा की दरगाह थी, बोलो ये मोबाइल 70 साल पुरानी दरगाह आपने तोड़ दिया। प्रशासन कट्टरपंथी साजिशों से पहले से ही अलर्ट था, इसलिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ दूसरे पुख्ता इंतजाम अवैध हजरत सैयद बरकत अली शाह पीर बाबा दरगाह को तोड़ने के लिए किए गए थे। अंकुर त्यागी, मुंबई, जी मीडिया। देवभूमि में हिंदुओं के खिलाफ साजिश से मियां भाई बाज नहीं आ रहे। उत्तराखंड में धामी सरकार ने कालनेमियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। इंसान हो या फिर मस्जिद मदरसा जो अवैध तरीके से वहां पर बने, कालनेमी के हर मोडस ऑपरेंडी पर धामी फोर्स ने धावा बोल दिया है और अभी तक सिर्फ हरिद्वार से एक दिन में 40 कालनेमी पकड़े गए। सोचिए पूरे उत्तराखंड में कभी कितने कालनेमी होंगे। देवभूमि उत्तराखंड में धर्म के आड़ में पाखंड, ठगी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां अब नहीं चलेंगी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत
ढोंगी बाबाओं, फर्जी साधुओं, छद्म भेजदारियों के साथ साथ अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। हाथ में पोस्टर लेकर जो खड़े हैं ये सभी कालनेमी हैं। इन्हें उत्तराखंड पुलिस ने धर्मनगरी हरिद्वार से पकड़ा है। एक दो नहीं बल्कि 40 कालनेमियों को पकड़ा है जो भेष बदलकर भीख मांग रहे थे। कोई भगवा कुर्ता पहने हुए तो किसी के गले में रुद्राक्ष की माला है। ज्यादातर साधु के भेष में है, लेकिन इनमें से किसी का नाम लड्डन मियां है तो कोई अकबर है, तो किसी का नाम नजीर है तो कोई वसीम है। सभी मुस्लिम हैं और हिंदू तीर्थ स्थल हरिद्वार में साधु बनकर भीख मांगते थे। हिंदू श्रद्धालुओं से भीख मांगना इनका धंधा था। इनमें से कोई यूपी का रहने वाला है तो कोई राजस्थान का तो कोई पंजाब का, लेकिन हरिद्वार पुलिस से ये बच नहीं पाए। पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी चलाकर इन्हें धर दबोचा। नाम बदल करके, अपनी पहचान छुपा करके जो लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं और गलत कार्यों में लिप्त हैं, उनके जो सभी को डिटेन करके पुलिस ने लीगल कार्रवाई इनके खिलाफ करी है और यह अभियान आगे जारी रहेगा। देवभूमि में इंसान तो इंसान, अब कालनेमी मस्जिद पर भी धामी सरकार का एक्शन तेज हो गया है। बाहर से ये एक घर दिख रहा है, लेकिन ये घर नहीं बल्कि एक मस्जिद है। मियां भाई ने रिहायशी इलाके में घर को ही अवैध तरीके से मस्जिद बना दिया था। अवैध मस्जिद की ये तस्वीर उत्तराखंड के देहरादून जिले के डोईवाला की है। प्रशासन की टीम जैसे ही इसे सील करने पहुंची तो मियां भाई भड़क गए, पुलिस से बहस करने लगे। बात करने की तैयारी में सब जवाब ही नहीं दे रहा है। भाईजान के हंगामे के बाद भी प्रशासन ने अवैध मस्जिद को सील कर दिया। पहले से बोल रहे हैं कि एक कमरा सील हो चुका है। जी। तो अब किस चीज की कार्रवाई है? कार्रवाई है क्या आखिर? ये चीज बताइए थोड़ा सा। अब सर वही समझ में नहीं आ रहा। अब ये जो ऊपर जो कमरा बना है अब वो नीचे को ये है, ये मेन द्वार है। अब ये है, अगर ये 20-22 में तो ये आ गया, ये मेन द्वार हो गया तो ये हम तो सर हम कहाँ से नमाज पढ़ेंगे? कैसे अपने उसमें धार्मिक स्थल में कैसे अपने पूजा पाठ करेंगे सर? मुस्लिम संगठन मस्जिद सील को अवैध बता रहे हैं तो हिंदू संगठन इसका स्वागत कर रहे हैं। मस्जिद सील करने के दौरान पूरे इलाके में तनाव जैसी स्थिति बनी रही। बाजार पूरी तरह से बंद रहा तो वहीं पुलिस ड्रोन से निगरानी करती रही ताकि माहौल खराब करने वालों पर नजर रखी जा सके। सीएम धामी का मैसेज क्लियर है, चाहे इंसान हो या मस्जिद, कालनेमियों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंगाल में ममता बनर्जी के हाथ से पहले सूबे की सत्ता गई और अब हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि पार्टी भी उनके हाथ से जा सकती है। जी हाँ, टीएमसी महाराष्ट्र की शिवसेना और एनसीपी की तरह टूट की ओर बढ़ रही है। राजनीतिक हलकों में अटकलें खूब है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में टीएमसी में इतनी बड़ी बगावत संभव है कि ममता बनर्जी के हाथों से पार्टी निकल जाए? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि ये नौबत आई क्यों? बंगाल में अब टीएमसी के साथ खेला हो गए। दीदी ने सत्ता गंवाई, पार्टी भी संकट में आई। क्या करेंगी दीदी? 50 विधायक बागी। जी हां, चुनाव हारकर बंगाल की सत्ता गंवा चुकी ममता दीदी के हाथ से अब उनकी पार्टी भी निकल सकती है। टीएमसी 2 गुटों में बढ़ सकती है। पार्टी से निकाले गए नेता रिजू दत्ता ने दावा किया है कि बागी विधायक विधानसभा स्पीकर के पास जाएंगे और 3 मुद्दे उठाएंगे। 80 में से 50 विधायक बागी, इसलिए वही असली टीएमसी। नेता प्रतिपक्ष शोभन देव की जगह ऋतव्रत को बनाया जाए। 2/3 बहुमत होने के नाते चुनाव चिन्ह बागी गुट को दिया जाए। आशंका जताई जा रही है कि बंगाल में भी महाराष्ट्र मॉडल लागू हो सकता है। महाराष्ट्र मॉडल का मतलब है पार्टी में टूट और बड़ा धड़ा एक अलग गुट के रूप में मान्यता पा सकता है। हम लोग 2/3 मेजोरिटी हैं, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ है। हम ही असली तृणमूल है। दूसरा चीज कि क्योंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं तो नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बंदोपाध्याय होगा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय नहीं। और तीसरा, हम लोग के पास 2/3 मेजोरिटी है तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है ये हमारा होना चाहिए। शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है। बीते 2 हफ्ते में बंगाल में जिस तरह के हालात बने और जो घटनाक्रम हुए, उसी के बाद इस चर्चा ने जोर पकड़ा कि टीएमसी टूट सकती है। चुनाव में मिली हार के बाद 20 मई को पार्टी के पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में सिर्फ 35 विधायक पहुंचे। 27 मई को बंगाल के बारासात से टीएमसी सांसद काकोली घोष ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया।
30 मई को सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ दक्षिण सोनारपुरा में मारपीट हो गई। 31 मई को हुगली पुलिस स्टेशन के बाहर सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला हो गया। 31 मई को ही ममता बनर्जी ने जब पार्टी की मीटिंग बुलाई तो 80 में से 60 विधायक नहीं पहुंचे। इसी के बाद इस चर्चा ने जोर पकड़ा कि टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ममता बनर्जी विधायकों को बैठक बुलाए हैं, उसमें नहीं आ रहे हैं लोग। शपथ लिए कि नहीं पता नहीं है। विधानसभा में गए नहीं विधायक, उनको सस्पेंड करना पड़ा है, पार्टी से निकालना पड़ रहा है। उनकी सुप्रीमो की मीटिंग में नहीं जा रही हैं। क्या पार्टी है, किस आधार पर? काउंसिलर रिजाइन कर रहे हैं, एमपी, पंचायत, जिला परिषद सब लोग रिजाइन कर रहे हैं पार्टी छोड़कर। केवल पीसी और भातीजा रह जाएंगे पार्टी में और कुछ नहीं रहेगा। बंगाल में टीएमसी के साथ अब क्या हो सकता है वो भी समझिए। पहला, 2/3 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएं, ऐसे में उन पर दल बदल कानून नहीं लागू होगा। दूसरा, टीएमसी 2 गुटों में बढ़ जाए, एक ग्रुप पार्टी से अलग होकर असली टीएमसी का दावा करे। हालांकि इसके लिए 54 विधायक और 2/3 यानी 28 में से 19 लोकसभा सांसदों की जरूरत होगी। और तीसरा, बागी विधायक अपनी नई पार्टी बना लें, लेकिन इसके लिए भी 54 विधायकों को एक साथ टीएमसी छोड़कर नई पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। एक दौर था जब जम्मू कश्मीर की पहचान पत्थरबाजों से होती थी, लेकिन समय बदला, बीजेपी ने सत्ता संभाली। उसके बाद पत्थरबाजों का घाटी से सफाया हो गया। लेकिन जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों ने अतिक्रमण हटाने को लेकर एक बार फिर पत्थरबाजी को जिंदा करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने हाथों हाथ नाकाम कर दिया। आपकी कोई परमिशन जो आपने घर तोड़ दी है? दिखाइए हाई कोर्ट की कोई परमिशन। तनातनी दिख रही है, घर तोड़ने की बात हो रही है, परमिशन न लेने पर ऐतराज जताया जा रहा है, माहौल गरमाया हुआ है। हॉट टॉक का ये वीडियो पुलिस के साथ पीडीपी से जुड़े तालिब हुसैन की बहसबाजी का है। किस बात पर बहस हो रही है, मुद्दा क्या है, ये सब आपको बताएंगे। उससे पहले जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज रिटर्न्स की ये तस्वीरें देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, ना जाने कितने पत्थरबाज पत्थर उठा रहे हैं और दे दनादन मार रहे हैं। पत्थर से बचने के लिए पुलिस फोर्स भाग रही है। पत्थरबाजी करके जम्मू कश्मीर के माहौल को फिर खराब करने की कोशिश हुई है। Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow.